अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत मुतमईन है कि बजट पास करा लेगी और इत्तेहादी भी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट को रोकने के हक में नहीं है। पार्लियामेंट में बजट को लेकर मेंबर कानून साज असम्बली ताबड़तोड़ तकारीर कर रहे हैं। कोई कहता है कि अरबों के बंगले और करोड़ों रुपए सियासतदान और जर्नैल अतिया कर दें। कोई कहता है कि IPP समेत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के गले में हाथ डाला जाए। कोई कहता है कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रगड़ने की बजाय बड़े बिजनेसमैन के गिर्द शिकंजा कसा जाए। गर्ज ऑपोजिशन से लेकर हुकूमती बेंचेस तक सभी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बढ़ चढ़कर तकारीर कर रहे हैं, गरीब आवाम के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बजट को IMF का हुक्मनामा करार देकर लगाए गए भारी टैक्सेस को वापस लेने और आवाम को रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं। मगर अब आप यकीन करें कि ये फ़कत बातें हैं, तकारीर हैं और लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, क्योंकि बजट तमाम तर टैक्सेस के साथ आवाम पर लागू होगा और आवाम की चीखें आसमान का सीना चीरती दिखाई देंगी। ऐवान में तकरीर करने वाले मेंबर्स की बेहिसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करने वाला एक MNA जिस गाड़ी पर ऐवान में आता है उसकी कीमत करोड़ों में है। इजलास में शिरकत करने के लिए उसे यौमिया 2800 रुपये दिए जाते हैं। सफरी अलाउंस के लिए भी यौमिया 2000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि सफरी अखराजात के लिए सालाना 3 लाख रुपए के सफरी वाउचर्स अलग से दिए जाते हैं और इसके अलावा साल भर में 25 बिजनेस क्लास रिटर्न हवाई जहाज़ की टिकट्स भी दी जाती हैं। अगर हमारे नुमाइंदे बीमार हो जाएं तो उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलता है और इन सब मुराद के अलावा माहाना 2 लाख रुपए, पौने 2 लाख रुपए की तनख्वाह भी वो वसूल करते हैं और तरक्याती फंड्स के नाम पर एक बड़ी ग्रांट भी MNAs को दी जाती है। जिस आलीशान महल नुमा पार्लियामेंट में खड़े होकर गरीब आवाम की बात की जाती है, उसकी तज़ीनो आराइश पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये सब शाहाना अखराजात एक MNA के हैं। अगर वज़ीर की बात की जाए तो मुराद और तनख्वाह अलग रह जाती है। आप बस उनका प्रोटोकॉल और हटो बच्चों की आवाज़ें लगाने वाले गार्ड्स और सायरन बजाती गाड़ियों को ही देख लें तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि यौमिया फ्यूल की मद में एक मिनिस्टर कितना खर्च करता होगा। और हमारे वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा और मुशीरान की फ़ौज ज़फ़र मौज जब बैरून मुल्क दौरों पर जाती है तो एक दौरे से कौमी ख़जाने को कितने करोड़ों रुपए का टीका लग जाता होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। आवाम रोज़गार के लिए परेशान है। बिजली और गैस के बिल का हथौड़ा सर पर बरसता है, जबकि लोड शेडिंग से अलग आवाम की जान निकाली जा रही है। अशिया खुरनोश की महंगाई को आवाम को हलकान कर दिया है। इसके अलावा बजट में टैक्सेस की भरमार ने आवाम को चकरा कर रख दिया, जबकि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर कमेटी खेलने में मसरूफ़ हैं। मुद्दत पूरी करने के लिए फॉर्मूले तश्कील दिए जा रहे हैं और इसके लिए तगोदोबी की जा रही है। और रह गई अपोजिशन तो वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने या इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के दरमियान चकरा कर रह गई। अपोजिशन इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि अपने लीडर को जेल से रिहा करवाने के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉन्च करने से आ रही है, जबकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन अलायंस का जिसे सदर बनाया गया वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक लीड करने की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बातों पर जोर देने लगे हैं। जबकि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत को लेकर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से इनकारी हो चुकी है। यानी CPEC प्रोजेक्ट के लिए एक ही सफ़ में खड़े होने वाले महमूद अयाज मुल्क में सियासी, मुआशी और इंतज़ामी इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अब ऐसे में सवाल ये है कि सियासी जमातों की ज़िद, अना, हठधर्मी का खात्मा कैसे होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि एक अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते आ रहे थे, जिसको हमेशा से डिनाई किया जाता रहा था। लेकिन ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो बयान सामने आया है उसके बाद लगता है कि आग का काम कर दिया इसने। और रऊफ हसन साहब ने भी कहा है कि इसको अदालत में लेके जाना चाहिए, इसका जो कोर्ट है वो नोटिस ले। आप लोग फरीक बनेंगे इसमें? देखें,
मी तो फरीक है। यानी अजीब बात है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने तो खैर वो सारा उन्होंने राज उगल दिया, क्योंकि वो सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही के तर्जमान नहीं थे, बल्कि वो मरियम बीबी के भी जो है वो तर्जमान थे। और माशाल्लाह जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उसमें जरा देखिएगा कि दोनों भाइयों के दरमियान भी कितना दरार था। कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी कहती हैं कि ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने, आपके बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात हैं, आप उन्हें जाएं मिलें वगैरह वगैरह जो भी बातें उन्होंने बताई। और फिर ये कहा कि साथ ही शहबाज शरीफ या किसी और को भी नहीं बताना, शहबाज शरीफ को भी नहीं बताना। फिर जब जुबैर ये बातें आई टीवी पर तो जुबैर ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने जो कहा कि मैं पार्टी सदर हूँ तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे मुलाकात की, और फिर मुलाकात करने के बाद मुझे तुमने बताना भी गवारा नहीं किया, मुझे नहीं बताया, तो मेरी बड़ी सरजनिश की उन्होंने। तो मैंने उनको कहा कि आप बड़े मियाँ साहब से बात कीजिएगा। तो इसी से आप अंदाजा करें कि दोनों भाइयों के दरमियान भी किस कदर जो है क्रेडिबिलिटी गैप और अदम एतमाद का एक दूसरे के ऊपर जो है वो जिस तरह इजहार मजर कर रहे थे वो। तो ये जब इसका एक पूरा फसाना बन गया और मुस्लिम लीग नून के अंदर यलगार और लताड़ शुरू हो गई, और जुबैर ने कहा तो मुझे नवाज शरीफ ने बैठाकर उसके बाद कहा कि ये मेरा स्पोक्स पर्सन भी है, ये मरियम बीबी का भी स्पोक्स पर्सन है। तो देखें इनकी अंदर की कहानी और बाहर की इनका दोगलापन जरा देखें। और फिर उसी के गुजरांवाला में जो तकरीर माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने की थी, हमें तो बात करते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जरा वो इनकी तकरीर आप सुना दीजिएगा, क्योंकि इत्तेफाक से मैं भी उस जलसे में मौजूद था गुजरांवाला में, और हम चूंकि एलाइज थे उस वक्त तो मैंने भी वहाँ तकरीर की थी। लेकिन माशाल्लाह जो इनकी तकरीर थी, जिस तरह से इन्होंने आर्मी चीफ को और जो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने बातें की थी, वो इनके खिलाफ तो कोई बात नहीं होती है। उन्होंने 5 के टोले का जिक्र किया था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर लतीफ फौजा साहब ये भी तो होता है ना हमारे मुल्क में कि बात कर देते हैं लेकिन सबूत तो मौजूद नहीं होते। नहीं, किस बात का बाकी सबूत रह गया? देखिए मुलाकात तो हुई, जुबैर खुद बता रहे हैं। नहीं, अगर बाजवा साहब या तो बाजवा साहब खुद आके ये किसी को कह देंगे हाँ वाकई मुलाकात हुई थी और मोहम्मद जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो हम ये दोनों साइड की स्टोरी को सच मान सकते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब जो कि खुद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल है ना। नहीं, क्या सवाल है? देखिए ने पहले कंफर्म किया था और उसके बाद जो है अब जुबैर साहब ने कर दिया, तो भाजपा ने तो तस्दीक कर दी। तो आपको याद होगा लतीफ फौजा साहब, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसमें हम गुफ्तगू करें मजीद। आपको याद होगा भी रिसेंटली उन्होंने जब मुलाकात की थी बाजवा साहब ने एक निजी शादी में, महफिल में, तो उन्होंने कहा था कस्में खा के ना हुकूमत भेजने में मेरा कोई किरदार है, ना इनको गिराने में मेरा कोई किरदार है। तो आपको वो भी याद होगा जो उन्होंने बयान दिया था। देखें ये तो सभी को पता है कि उस वक्त बाकी सारे बशमूल मेरे हम लोग इकट्ठे एक तरफ थे, और उस वक्त जाहिर है कि हमारे से बगैर पूछे हुए, यानी पीपल्स पार्टी के या किसी एलाई से बगैर पूछे हुए मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के मुलाकात के बाद लंदन में बैठकर यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम यानी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो गैर मशरूत तौर पर हिमायत करेगी इस बिल की जिसमें भाजपा की एक्सटेंशन मकसूद थी। वो तो आपको पता ही है। और फिर हम चूंकि मैं उस वक्त जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो हमने बड़ी दो टोक अंदाज में कहा कि एक्सटेंशन किसी कीमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवारा नहीं है। न सिर्फ ये कि हमें
यानी अस्करी क़यादत की एक्सटेंशन मकसूद नहीं है, बल्कि किसी इदारे में भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे उस इदारे के अंदर जो है एक मायूसी की फिजा फैलती है, जो दूसरा मुतवक्के होता है, एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल जो है वो मायूस हो जाता है। लेकिन लतीफ़ हुसैन साहब होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, इसका एक और भी तनाजुर ये है ना कि अगर आप शहबाज शरीफ या आप दीगर से पूछेंगे तो वो आपको ये बता चुके हैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आके कि हमने वो 10 साल प्लान जो है उसको तोड़ा था, जो इमरान खान ने बना रखा था, जो गठजोड़ एक्सटेंशन देकर पूरा एक 10 साल 15 साल प्लान था, तो हम तो उसको तोड़ने के लिए आए थे, हमने तो ये एक्सटेंशन वाला काम उसकी वजह से किया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई हैव अनदर क्वेश्चन, मुझे बताएं खोसा साहब, एक्सटेंशन तो इमरान खान साहब भी दे रहे थे, आपको याद है वो परवेज़ खटक साहब गए और उन्होंने कहा जी हम आपको वो क्या कहते हैं ताहुक्म सानी वाला मामला करते हैं कि आपको एक्सटेंशन देंगे, और ये बात बाजवा साहब ने खैर कन्फेस भी की हुई है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये बिल तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की हुकूमत के दौरानिये में उस दौरान में आया था, जिसकी बाद में गैर मशरूत तौर पर हमने भी अजीम तर कौमी मफाद में हमने भी उसकी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सारी जमातों ने भी उसकी हिमायत की, क्योंकि उस वक्त जो आर्मी की लॉबिंग थी वो इस कदर जो है शदीद हो गई कि सभी, जब मुस्लिम लीग नवाज पूरी तरह लेट गई, चूंकि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन मुआहदा किया था, जो प्लान था वो इसी पर मुहित था, और ये मशरूत था इस बात से कि नंबर 1 आप पीटीआई की हुकूमत को जाके फारिग करेंगे, नंबर 2 आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हवा में उसी तरह बखेर कर फेंकेंगे, नंबर 3 आप इनकी सारी क़यादत को पाबा सलासल करेंगे, इन पर मुकदमात बनाएंगे, नंबर 4 ताजपोशी के लिए दोबारा फिर जो है नवाज शरीफ को लेकर जाएंगे, नंबर 5 तमाम केसेस जो है नवाज शरीफ के सारे अदालतों से खत्म करवाएंगे। वही जो हमने जुडिशियल कैप्चर देखा, वही हमने बिल्कुल नक्शे को पूरी तरह जो है होते हुए देखा, जो आज तक देख रहे हैं। लेकिन लतीफ़ हुसैन साहब, अगर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया है, अगर एक्सटेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही थी और ज़ाहिर है कि बिल ही वो लोग उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो फिर बाजवा साहब को ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सटेंशन एक मसला था, वो तो मिल गई थी, तो फिर पीटीआई को हटाने का क्या तुक बनती थी? मुझे जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे गलत हो गया। देखिए, what I am trying to tell you is that this was a part of the conditionalities ये थी। And what was the exact role of America then? देखिए, एग्जैक्ट ये था, यानी नंबर 1 मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये शर्त थी कि हम कर रहे हैं एक्सटेंशन। अब वो कुरान शरीफ पर शर्त हुई, हल्फ पर शर्त हुई, किस चीज पर हुई मैं इसमें नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं था, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो 1 2 3 4 5 बातें जो हुई थी उन पर मनोअन अमल किया जा रहा है, यानी ये उन्होंने कर दिया। आप ठीक कह रही हैं, अगर वो आके बेईमान होकर मुकर जाता, एक बात तो क्रेडिट देनी पड़ेगी बाजवा को कि उसने जो भी अपनी जात के लिए किया, मुल्क को कुर्बान करके, जमहूरियत को कुर्बान करके, आइन को कुर्बान करके, लॉ कानून सारे को कुर्बान करके, अवाम को कुर्बान करके जो उसने मुआहदा किया, मैं उसको दाद देता हूँ कि वो उस पर डटे हुए हैं आज तक। वो 5 बातें पूरी हो रही हैं। नंबर 1 इमरान को हटाओ, उसने हटाया। नंबर 2 इमरान की पार्टी को हवा में बखेर दो, वो किया उसने। नंबर 3 उसने जो है इमरान के सारी क़यादत बशमूल इमरान को अंदर करो, जेलों में ठोसो, जेलों में ढक दो, उसने वो किया। 10,000 बंदों को किया, आज तक बाकी क़यादतें सारी अंदर है। नंबर 5 उसने कहा कि नवाज शरीफ को वापस ताजपोशी के लिए रेड कार्पेट पे लेके जाएंगे, वो उसने किया। नंबर 5 उसने नवाज शरीफ के सारे केसेस को खत्म अदालतों से करवाओ, वो किया, अदालतों को कैप्चर करके किया, पाबंद जंजीर करके किया, में अदल को पूरी तरह कंट्रोल यानी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करके किया। नंबर 5 उसने जो है इलेक्शन कमीशन को इस तरह से जकड़ के रख दिया कि उसने सारा इस निजाम जो है पूरा दाव पर लगा दिया, ना आइन को परवाह की, ना कानून की परवाह की। लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन खोसा साहब, आप बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि मामला आप डिस्कस कर रहे हैं ओपनली, तो हम भी चाह रहे हैं कि इसमें और इन्फॉर्मेशन मिले। मैं सिर्फ समझने के लिए अपने लतीफ़ खोसा साहब ये पूछ रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन, दैट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लंदन प्लान?
दिस इज एग्जैक्टली द कंटिन्यूएशन ऑफ द लंदन प्लान, और ये ही बाजवा ही की चॉइस थी जो कुछ हुआ। वन मोर क्वेश्चन लतीफ खोसा साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी टॉकिंग अबाउट दिस। फैज़ हमीद का क्या रोल था? क्योंकि बाजवा साहब के, इमरान खान साहब के जो इख्तलाफात हैं, आप ज़ाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आपने खुद ही भी जिक्र कर दिया कि यू नो दी गेम, तो मुझे बताएं कि वो भी तो एक किरदार था, वो भी तो एक रोल था, उसको भी तो किसी तरीके से सिस्टम में लगाया गया था। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? देखें, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब का और इनके जो लव हेट रिलेशनशिप है विद द एस्टैब्लिशमेंट, अगर उसमें देखें तो जब इन्होंने IJI बनाई थी एस्टैब्लिशमेंट ने, और गुलाम इसहाक उसमें बाकायदा पूरी तरह बीच में इन्वॉल्व थे, और मिर्जा असलम बेग साहब थे गए, और असर खान जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, और जनरल दुरानी का वो बयान और इनके सारे वो जो एफिडेविट्स लगे हुए हैं, वो PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज सफ़ा नंबर 1 पर पूरी जो है वो किताब छप चुकी है, इसलिए बताने में कोई मुज़ायका नहीं है और आपको भी सुनने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 60 लाख रुपया लिया हबीब रफीक से, ये जो बैंक से माशाल्लाह उनका जो था उससे। इसी तरह बाकी पर्दा नशीनों ने जिनके नाम मौजूद हैं उन्होंने भी पैसे लिए, और पैसे देने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी जिन्होंने बैंक से दिलवाया जिस तरह से, और वो भी एक पार्टी को रोकने के लिए, उनकी जो है जीत को मनफी में नफी में बदलने के लिए, हार में बदलने के लिए, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब को फायदा देने के लिए वो एक सारा इत्तेहाद कट बनाया गया। ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम जमहूरियत की आड़ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं और करते चले आए हैं तसलसल से, हमारा खून के आंसू होता है जब हमारा नौजवान बेचारा मेजर या जो है हवलदार बेचारा या सिपाही मारा जाता है, जब दहशतगर्दी के हाथों जो है दरअंदाजी होकर वो शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे दिल खून के आंसू होता है, यकीन करें। लेकिन ये तो होता क्योंकि ये हमारी जो है माशाल्लाह, लेकिन बिल आखिर जाहिर है कि हमने हिस्सा तो डालना है लतीफ खोसा साहब के, हम किसी तरीके से जमहूरियत को जो है वो पाल के रखें और संभाल के रखें। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में नौजवान तबके का क्या मुस्तकबिल, इस पे करेंगे बात। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट को लेके PSDP के मामले पे ख़ास करके, वो उसमें अभी भी लग रहा है कि कोई पेशरफ्त ख़ास नहीं हो सकी है, लेकिन इसमें एक चीज़ आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो ये कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलॉन्ग विद PSDP और जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, टैक्सीज पर भी आवाम के ऊपर जो लागू की गई उस पर भी बात करें। तो आपकी इस हवाले से कोई पीपल्स पार्टी की फॉर्मली बात हुई है नून लीग से? जो बजट प्रेजेंट किया गया बहुत मुश्किल हालात में प्रेजेंट हुआ है। ये हम समझ रहे हैं कि इस बजट में किसी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो है टैक्सेस वगैरह जो लगे हैं, बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ही आया है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हमने जब हमें इनकी तरफ से बजट पे हमें ब्रीफिंग्स दी गई, वहाँ भी हमने रेस किया। और अगर आपने फॉलो किया हो तो पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान असेंबली ने आज उस पर बात की है, वो बाय एंड लार्ज क्रिटिकल ले रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इन हालात में आपके पास थोड़ी बहुत टिंकरिंग तो हो सकती है कि इसका कम कर दो, इसका बढ़ा दो, लेकिन आप जनरली ये नहीं कह सकते, क्योंकि बजट को रिजेक्ट कर देना का मतलब है कि एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा करना, जो कि नहीं पॉसिबल। तो हमने अपने व्यू पॉइंट्स दिए ना सिर्फ PSDP पे, बट जो इनके रेवेन्यू मेजर्स हैं उनके भी, टैक्सेशन पे भी, और कुछ हद तक वो एडजस्ट भी हुए हैं बजट जो, हालांकि हमें सिर्फ 48 घंटे पहले एक ब्रीफिंग दी गई थी
और उसके बाद थोड़ी बहुत टिंकरिंग हुई है। कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब भी जो हमारे व्यूज़ हैं, जब फाइनल बजट की वोटिंग से पहले एडजस्टमेंट होती है, उसमें हमारे व्यू पॉइंट्स को रखा जाएगा और जो क्रिटिकल एरियाज हैं उस पे रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा, बजट पास करने में तो ऐसा कोई रुकावट नहीं है आप लोगों की तरफ से? नहीं, ये तो हम कह चुके हैं ना। देखें, मुल्क में क्राइसिस सिचुएशंस ऐसे आते हैं। पहला था कि अगर पीपल्स पार्टी किसी को भी वोट ना देती और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती थी और दोबारा से एक क्राइसिस सिचुएशन होता। और दूसरा स्टेज आता है जब आप बजट पे वोट देते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे भी अगर वोट ना देना, पीएमएलएन के पास या उनके पास जो कुछ छोटी पार्टीज उनके साथ हैं, उनको मिला के इतने वोट नहीं है कि ये बजट पास कर सके। तो उस क्रिटिकल पॉइंट से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी ज़रूर फैसला जो है पाकिस्तान की मफाद, फाइनल फैसला फिर भी एक आध दिन में आ जाएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हम कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हक है पंजाब के अंदर, यानी जो कोटा है वजारतों में, वो भी शायद रिलक्टेंट शो कर रहे हैं, हुए हैं नून लीग वाले, रिलक्टेंस उन्होंने दिखाई है। क्या ऐसी भी कोई बात है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना उस एग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, ना ही हमारे डिस्कशन में वजारत है, ना फेडरल लेवल पे, ना प्रोविंशियल लेवल पे अंडर अभी नवीन कमर साहब, सॉरी मैं आपको कता कलामी की माफी चाहूंगी, आप लोग अपना हिस्सा पंजाब से लेंगे? विफाक में तो आप बड़े क्लियर हैं कि नहीं जा रहे, पंजाब में भी आप क्लियर हैं कि नहीं ले रहे? नहीं, इस स्टेज पे तो कोई भी ऐसी चीज अंडर डिस्कशन नहीं है। जो चीजें हमने पंजाब के हवाले से डिस्कस की उनसे, वो था पॉलिटिकल स्पेस के हिसाब से कि जी या तो हम आपके पार्टनर्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर हमारी भी वही एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जो वोटर है या हमारा जो मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली का, और फॉर दैट मैटर नेशनल असेंबली का जो पंजाब से ताल्लुक रखता है, कि अगर फंडिंग का है, क्या इशू है, वहाँ के लोकल डेवलपमेंट का इशू है, ओवरऑल जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें उनका भी उतना ही हिस्सा होगा जो कि पीएमएलएन के एमपीएस का होगा। गो के हमारे वहाँ नंबर्स के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन जाहिर है कि हमारा मुआहिदा पीएमएलएन के साथ हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं था, तो उस लिहाज से पीएमएलएन ने उन सारी चीजों को करना होगा। कोई जमानती है इस एक एग्रीमेंट का? कोई जमानती है? नहीं, जमानती की कोई बात नहीं। अगर जो दो मुल्क की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती है तो उसका अपना एक वैल्यू होता है। बाकी जमानत तो ये है कि नंबर्स उनके पास नहीं है, तो अल्टीमेट जमानत ये है, इट्स एन ऑल और नथिंग गेम। ठीक है नवीद कमर साहब, आज के इजलास की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में आपने देखा है कि आज जो असम्बली का इजलास हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब काफ़ी कुछ कह गए हैं, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं, आपने भी देखी होंगी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब रायमंड वाला घर दे दें, इमरान खान साहब बनी कला वाला घर दे दें, फिर साथ उन्होंने कहा कि सियासतदान और जर्नैल जो हैं वो 50-50 करोड़ रुपए भी अतिया करें। ज़ाहिर है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल ऐसी है, ये वैसे कोई जिसे कहते हैं ना कि एप्लीकेबल तो है नहीं इस वक्त सिचुएशन में, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ की जा सकती है? नहीं भी देखें, ये नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस बातें करते हैं और पब्लिक गुमराह होती है इन चीज़ों में। जब हम मुल्क के खसारे की बात करते हैं तो हम खरबों की बात करते हैं। ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि भाई ये तो ऐसे टिंकरिंग कर दे, जो मुस्तफ़ा कमाल तनख्वाह लेना छोड़ दे, ये तो वो मुल्क ठीक हो जाएगा, नहीं होता ऐसे ना। आपके इश्यूज बहुत बड़े हैं, आपके मुल्क को अगर चाहिए बार बार आपको जाना पड़ता है न सिर्फ IMF के पास बल्कि दुनिया में जो है कर्जा लेने के लिए।
आप सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज के पास में जाते हैं तो आप एक कशकोल लेके जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना है। अब आप हम कहेंगे एफबीआर तो कुछ नहीं करता, तो चलो इस किस्म की ये नई नई हुकूमतें जब आती हैं ना, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पीएम हाउस की भैंसें बेच के मुल्क का खजाना, उतना नहीं होता है। हाँ। ये चीजें जो हैं वो कॉस्मेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं, ऑप्टिक्स के लिए की जा सकती हैं, वैसे नहीं अमल दरामद में। मुल्क ऑप्टिक्स पे तो नहीं चलाना, मुल्क को जिन चीजों की क्रिटिकली जरूरत है, मैंने एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारे अखराजात और हमारे आमदनी में जो गैप है, उसको पूरा करना। हमने अपने टैक्सेशन को, ठीक है नवीद कमर साहब, फिर इसमें फिर हम बात कर रहे हैं तो सरदस्त फिर आईपीपीज का भी जिक्र कर दें, क्योंकि आईपीपीज एक सफ़ेद हाथी है। और आपने ये भी देखा होगा कि आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा है कि आईपीपीज के साथ जो मुआहदा है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और अरबों रुपए जो हैं वो आवाम के जा रहे हैं। आप लोगों का बहस पे जमात इस पे क्या मौक़िफ़ है? एक तो हम फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? मुआहदे 30 साल के लिए थे, जो 94-96 वाले हैं, लेकिन वो अब बहुत कम रह गए हैं ना। आपके मुआहदे तो उसके बाद जो 2002 की पॉलिसी में और उसके बाद के हुए हैं, तो उनमें वक्त है। तो ये नहीं है कि मुआहदे जो है उसका पीरियड खत्म हो चुका है। कुछ अब आहिस्ता से अगले 1-2 रोज तो सालों में कुछ उनके जो ओरिजिनल 94 पॉलिसी वाले हैं, उनकी ज़रूर मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और हमको उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। बल्कि इस वक्त तो जो आपके बाय एंड लार्ज आईपीपीज हैं वो बिजली सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन मुआहदे के मुताबिक उसको हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत हाई है। एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, इनको साथ बिठा के आपको उनकी पेमेंट्स पे मॉरेटोरियम ही करना होगा, क्योंकि एज इट इज आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप इनकी पेमेंट्स पूरी कर सके। तो अगर आपने डिफॉल्ट नहीं करना बाहर के मुल्कों से या आईएमएफ से या सॉवरेन डेट से, तो इनसे तो आप कुछ टाइम ब्रीदिंग स्पेस ले सकते हैं, जिससे आपका कुछ सर्कुलर डेट भी अंडर कंट्रोल आएगा और कुछ मुल्क को सांस लेने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है नवीद कमर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा कि हम वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब हमें मायूस नहीं करेंगे। अब ये वो जो इशारा था वो उसी बात का कर रहे थे पीएसडीपी वाला, या कुछ और भी मामलात हैं कि जिनकी वजह से आप नून लीग की तरफ देख रहे हैं? अब तो काफ़ी ये यहाँ बात होगी कि उनका बेसिकली मकसद ये है कि जो एग्रीमेंट थी पीपीपी पीएमएलएन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। उसमें से एक कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसका वक्त गुजर गया और हम वापस जाके इन टाइम उनको करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी करेक्टेबल थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी स्टेटमेंट थी और जो हमारी फाइनल टॉक्स कल हुई, ये स्टेटमेंट शायद पहले आई और टॉक्स, और उसके बाद आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने आज पूरी अटेंडेंस दी, जो कि पिछले 2 सेशन से टोकन पार्टिसिपेशन थी। आज पूरी पार्टिसिपेशन भी थी और इजलास में जो है तकरीरें भी हुई पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की तरफ से और पार्टिसिपेशन भी हुई। अच्छा नवीद कमर साहब, मैं आपसे लास्टली एक सवाल करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कि मुल्क में सियासत में अगर अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात हल होंगे तो फिर दीगर मामलात पर भी बात की जा सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं या वो किसी जलसे की कॉल देते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप ज़ाहिर एक बड़ी जमात है आपकी और आप ज़ीरक सियासतदान हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप एहतजाज की कॉल दें वहां पर दफ़ा 144 नाफिज हो जाए, 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया जाए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक दफ़ा सड़क पे आने देना चाहिए? आने देना चाहिए या नहीं, या 9 मई को क्या हुआ वो तो एक अलग इशू है। इन प्रिंसिपल आपकी बात दुरुस्त है। हम अपने आप को जमहूरियत नहीं कह सकते अगर हम लोगों को
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना दे। हमारा अपना आइन भी इसकी गारंटी देता है। ये है माजी में भी होता रहा है, खुद इमरान खान साहब की हुकूमत में भी होता रहा है, जहाँ जो अपोजिशन है उसको वो स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिली। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मेरा ख्याल है कि इनको ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट डिसरप्शन किए बगैर करें। बिल्कुल ही टोटली आप जब उनको ब्लॉक कर देंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है सियासी तौर पे। उस बात को छोड़ दें कि जो अब आपका ख्याल है कि हमने एक दफ़ा बंदिश लगा के और उनको ख़त्म कर दिया, ख़त्म नहीं होती पार्टीज इस तरीके से। तो उनको अलाउ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी एहतियात करना है कि किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी के जो है वायलेंस कहीं ना हो। और आई होप कि वो 9 मई के वाक़े के बाद अपना सबक सीख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया हमें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब फिर वापस आएंगे तब से मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मामले में आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला रहता है, या फिर यूं कहें कि एक और दरिया का सामना होता है जब एक दरिया के पार उतरते हैं। सियासत से लेकर मईशत तक, इंतज़ामी मामलात से लेकर पॉलिसी साजी तक हर जगह मसाइल हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की अक्सरियत मसला है, स्किलफुल ना होना मसला है। नौजवानों की ज़्यादा तादाद जहाँ खुश आइंद है, वहीं उनके लिए रोज़गार मुहैया ना होना मसला है। इंडस्ट्री की आबादकारी मसला है तो मुल्क में सरमायाकारी लाना भी मसला है। दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ती आबादी को ब्रेक लगाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की 1.9% की शरह से बढ़ती आबादी को सिरे से कोई मसला ही नहीं समझता। पॉपुलेशन ग्रोथ में पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क भारत, चीन, बांग्लादेश और बहुत से दीगर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है, और अगर यूं ही चलता रहा तो पाकिस्तान 2050 तक दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल हो जाएगा जो दुनिया की कुल आबादी में 50% हिस्सा डालेंगे। हैरान कुन अमर यह है कि बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त उनकी आबादी 6 करोड़ 83 लाख थी, जबकि पाकिस्तान की आबादी उस वक्त 6 करोड़ 8 लाख से ज़ायद थी। यानी 1971 में दोनों ममालिक की आबादी का तनासुब तकरीबन एक जैसा था। लेकिन आज बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ 47 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 7 करोड़ ज़ायद है। इससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि हर साल 20 लाख नौजवान पाकिस्तान की जॉब मार्केट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मुल्क में मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं। हर साल तकरीबन 8 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हर साल तकरीबन 5 लाख नौजवान पाकिस्तान में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ना ही इन नौजवानों के लिए अपने मुल्क में कोई मुलाजमत के मौके बनाए जाते हैं, और ना ही इन्हें अपना कारोबार करने के लिए कर्ज की सहूलियात मुयस्सर हैं। हर साल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स $500 मिलियन की तरसीलात पाकिस्तान लाते हैं, लेकिन इनके लिए रकम मंगवाने की बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है। हर साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी 20 से 25 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन इन्हें अपने मुल्क में पैसे की सरमायाकारी करने के लिए कोई महफूज प्लेटफॉर्म मुयस्सर नहीं। हर साल बजट में तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया जाता है। ये वही मजलूम तबका है जो मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। यूँ महसूस होता है कि हमारे हुक्मरान हमारे नौजवानों की बुनियादी मसाइल से आगाह ही नहीं है। ऐसे में नौजवान मायूस क्यों ना हो, वो क्यों मुल्क छोड़कर बाहर ना जाएं, वो क्यों पाकिस्तान से अपने पैसों की सरमायाकारी करें। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने 2020 से 2023 तक 5 करोड़ 50 लाख नौकरियां दी, जबकि बांग्लादेश ने इसी अरसे के दौरान 90 लाख 50 हज़ार नौकरियां पैदा की। पाकिस्तान मुलाजमतों के मौके पैदा करने में इंडिया और बांग्लादेश दोनों से पीछे रहा। 2020 से 2023 तक पाकिस्तान की मईशत सिर्फ 60 लाख लोगों को जगह दे सकी। आज भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 6.9 है। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 5.8 है, जबकि रवां बरस पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8 है। अब इतने कम ग्रोथ रेट के साथ पाकिस्तान के लिए हर साल
20 लाख नौजवानों को मुलाजमतें देना इतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बजट 2024 में रखा गया टैक्स हदफ हासिल करना है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1.9% की शरह से बढ़ती आबादी के साथ हम अपने हमसाया मुल्क की मईशतों का मुकाबला कर सकते हैं, और हमारी हुकूमत मुल्क में मुलाजमतें पैदा करने के लिए क्या इक़दामात उठा सकती है कि जिससे नौजवान भी मायूस ना हो। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ हूद भाई। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपने वक्त निकाला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, अनयूजुअल टॉपिक भी है और सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि हम आबादी को डिस्कस करने जा रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी को। मुझे ये बताएं परवेज़ साहब कि हमारे मुल्क की आबादी जिस शरह से बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, मैंने जिक्र भी कर दिया कि 2050 में हम कहाँ खड़े होंगे। ये इतना बड़ा मसला है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, स्टेट को समझ नहीं आ रहा, सिस्टम को समझ नहीं आ रहा। जी, आपने इस मसले का बहुत अच्छी तरह से अहाता किया। मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा। हर 25 साल बाद पाकिस्तान की आबादी 2 गुना बढ़ती रही है। तो पाकिस्तान की इब्तिदा में आबादी हमारी कोई कितनी थी, 2.8 करोड़ थी। मेरा मतलब ये कि मगरबी पाकिस्तान की। जी जी। अब 3, अब वो समझ लीजिए कि 3 है, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, तो अब हम 24 पे खड़े हैं। और फिर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद ये कहाँ तक पहुँचेगी? डबल होगी, 50 होगी, फिर 100, फिर 200 करोड़, फिर 400 करोड़, और फिर इतनी हो जाएगी 8, फिर 800 करोड़, और फिर 1600 करोड़। यानी कि जो दुनिया की कुल आबादी है, पाकिस्तान की आबादी उससे बढ़ जाएगी सिर्फ 150 साल बाद। अच्छा, अब वो लोग जो कहते हैं कि जी कोई फिक्र की बात ही नहीं कि हर बच्चा अपनी रिस्क लेकर आता है, तो मेरा सवाल ये है कि वो रिस्क तो लेकर आएगा, लेकिन जगह कहाँ होगी? हाँ। आखिर जब पाकिस्तान की सरहदें पहले से तय हैं और इससे हम तजावुज नहीं कर सकते, तो जगह कहाँ होगी लोगों को रखने के लिए? पहाड़ों पे हम बिठाएंगे, चलिए उधर भी बिठा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जगह नहीं रहेगी। Exactly. आप देखें कि पहले जब हम जाते थे पिंडी से लाहौर और लाहौर से कराची, तो कितनी खाली जगह नजर आती थी, खेत ही खेत होते थे। अब आप जाएं तो आबादी, दुकानें, सड़कें, तो अब पाकिस्तान भर गया है। और जो दूसरे मसाइल की निशानदेही आपने की ना, वो भी अपनी जगह पर बचा है। एक तो ये कि खुराक की कमी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो 50% बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें खुराक काफ़ी मैसर नहीं होती, जिसके नतीजे में का शिकार हो जाते हैं। हाँ, और देखें तो दुबले पतले और दिमागी तौर पर भी फिर उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल। आप किसी इशारे पे गाड़ी रोकें तो एक पूरी फौज आ जाती है छोटे बच्चों की, जो आपकी गाड़ी साफ करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। उन्हें 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, तो वो लोग जो कहते हैं स्कूल में होना चाहिए, बढ़ने दो, क्योंकि पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ये जो माजरत, ये जो नौजवान तबका जो है, खुशकिस्मत है हम कि उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की तादाद बूढ़ों से ज़ायद है, वरना ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर नौजवानों की तादाद जो है वो कम है और वो परेशान है, और वो बुलाते भी हैं कि आप हमारे मुल्क में आके सेटल डाउन हो। ये नौजवान इतने मायूस क्यों हो गए? इनके मसाइल कब देखे जाएंगे? क्या मसाइल हैं इनके? मसाइल ये कि जैसा कि आपने बताया शुरू में, इन मुलाजमतें नहीं हैं, और मुलाजमतें इसलिए नहीं हैं कि उनके पास वो हुनर नहीं है, वो तालीम नहीं है जो इस ज़माने का तकाजा है। हाँ, डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियां इस कदर चौपट हैं कि उनका होना ना होना एक है। तो बस वो 4 साल गुजार लेते हैं, 6 साल गुजार लेते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ भी नहीं सीखते। लिहाजा जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो फिर
अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि चलो हम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, और हर पाकिस्तानी नौजवान जो मैं जानता हूँ इस कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से वो मुल्क से भाग जाए। यहाँ तक कि वो, आपको पता है कि कितने इधर भयानक किस्म के हादसे हुए हैं, लोग मुल्क से भागने की कोशिश में डूब मरे हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है, ये जहाज़ पूरा जिसके अंदर कितने ढेर सारे पाकिस्तानी थे वो गर्क हो गए। डंकी लगाते हैं तो बिल्कुल। और जो यहाँ एम्बसियाँ हैं इस्लामाबाद में, उनके बाहर जो भीड़ें लगी हुई होती हैं, हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरह से भागने की कोशिश करता है। वीज़े की जब उम्मीद नहीं होती तब वो एजेंटों के हाथ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं जब तक आप आबादी को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आबादी में ठहराव आएगा तभी आप इतने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना सकेंगे कि उधर कोई तालीम का मेयार बन सके। गैर मेयारी तालीम देना कोई माने नहीं रखता। आजकल की दुनिया में लोग उस कागज के टुकड़े को मानते ही नहीं। मुझे लगता है दिमागी तौर पे पाकिस्तानी बड़े शार्प हैं, मगर उनको स्किल्ड नहीं किया जाता या उन्हें पॉलिश नहीं किया जाता। मैं इसके साथ एक और भी चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे बताएं कि अगर हम छोड़ दें, गवर्नमेंट को छोड़ दें, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखें, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं? नौजवान नस्ल क्या कर सकती है अपने लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि रोना धोना और मायूसी का शिकार होना, हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि कोई नया रास्ता अपने लिए निकाला जाए। और इसमें वो नौजवान जिनको कुदरत ने एक तख्लीकी जहन अता किया है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बड़ा चांस बनता है कि वो अपना कोई कारोबार शुरू करें, छोटा मोटा ही सही। लेकिन देखिए, जैसे कि चीन में है, थाईलैंड में है, जापान में है, और तो उधर नौजवान जो हैं वो खुद से कोई छोटी चीज़ बना लेते हैं या कोई आइडिया उनके जहन में आता है, और फिर अगर हल्की सी सरमायाकारी की जाए ना, तो फिर वो बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि हम हल ये बताया आपने कि स्टार्टअप बिजनेस जो है उससे हम आगाज़ कर सकते हैं, नौजवान कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया परवेज़ उद भाई साहब, मैंने आपका जो आपने वक्त दिया और हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की। मैं चाहूँगी कि इस पर हम ऑन एंड ऑफ वैसे भी डिस्कशन करें, क्योंकि ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है पाकिस्तान का, जिसको कोई भी अटेंशन नहीं मिलती है। बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 10% जो आबादी है हमारी, वो ग़िज़ाई किल्लत से ही मर जाती है, और 64% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो उनके लिए मौक़ा ही नहीं है। तो फूड इमरजेंसी भी है, जॉब इमरजेंसी भी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।